हेलो डियर स्टूडेंट्स। मैं एहसन भदौरिया, बायोलॉजी फैकल्टी। एक बार फिर से आपका द साइंस मैजिक चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे भ्रूणपोष की, एंडोस्पर्म या भ्रूणपोष। इससे पहले हम पहले की जो क्लास थी उसके अंदर बात कर चुके हैं डबल फर्टिलाइजेशन, द्विनिषेचन क्या होता है, और साथ ही हम बात कर चुके थे उसमें कि जो पादपों में जो निषेचन प्रक्रिया है वो किस प्रकार से होती है, और द्विनिषेचन के उपरांत जो ट्रिपल फ्यूजन होता है, त्रिक संलयन, उसके उपरांत जो संरचना बनती है एंडोस्पर्म या भ्रूणकोश। आज हम भ्रूणकोश के बारे में ही बात करेंगे। तो अपना आज का जो टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा? भ्रूणकोश या एंडोस्पर्म। भ्रूणकोश या एंडोस्पर्म। अब देखो एंडोस्पर्म या भ्रूणकोश क्या है? एंडोस्पर्म या भ्रूणकोश क्या है? तो इसके नाम से देखो आप, भ्रूणकोश, देखो नाम इसका है भ्रूणकोश। भ्रूणकोश इसका मतलब है एक ऐसा ऊतक जो भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। ठीक है ना? ऐसा ऊतक जो भ्रूण को क्या करता है? भ्रूण को पोषण प्रदान करता है, पोषण प्रदान करता है। ठीक है? उस ऊतक को हम क्या बोलते हैं? उस ऊतक को हम बोलते हैं भ्रूणकोश, एंडोस्पर्म। अब जो आवर्तबीजी पादप होते हैं, उन आवर्तबीजी पादपों में निषेचन के उपरांत जो द्विनिषेचन होता है, ट्रिपल फ्यूजन होता है, उसके उपरांत जो संरचना बनती है उसको हम क्या मान रहे हैं? भ्रूणकोश मान रहे हैं। अब देखो इसमें जो भ्रूणकोश है, इसका मेन जो फंक्शन होती है भ्रूण को पोषण प्रदान करना। अब ये भ्रूण को पोषण कब कब प्रदान करता है? एक तो प्रदान करता है भ्रूण को पोषण ये जब भ्रूणीय परिवर्धन होता है, जब भ्रूणीय परिवर्धन होता है, यानी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान, और जब बीज का अंकुरण होता है, बीज अंकुरण के दौरान, बीज अंकुरण यानी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एंड सीड जर्मिनेशन के दौरान, उस दौरान ये क्या करता है? एंडोस्पर्म जो पोषण पदार्थ या पोषक पदार्थ जो उपलब्ध करवाता है ताकि बीज का आसानी से क्या हो सके? अंकुरण हो सके। हालांकि कुछ बीज ऐसे भी होते हैं जिनमें एंडोस्पर्म नहीं होता है। देखो भ्रूणीय परिवर्तन और बीज अंकुरण के दौरान ये क्या करता है? अभी पोषण प्रदान करता है। अब अगर हम भ्रूणकोश की बात करें तो विकास के आधार पर आवर्तबीजी जो पादप होते हैं उनमें विकास के आधार पर भ्रूणकोश जो होता है 3 प्रकार का होता है। ठीक है? नंबर 1 हम बात करें कोशिकीय भ्रूणकोश, सेल्यूलर एंडोस्पर्म। कोशिकीय भ्रूणकोश या यूं कहें अपन सेल्यूलर एंडोस्पर्म, सेल्यूलर एंडोस्पर्म। सेल्यूलर एंडोस्पर्म यहां इसके नीचे लिख देते हैं, सेल्यूलर एंडोस्पर्म, सेल्यूलर एंडोस्पर्म। नंबर 2 हम बात करेंगे इसमें केंद्रकीय, केंद्रकीय भ्रूणकोश, भ्रूणकोश। ठीक है? यानी न्यूक्लियर, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म। नंबर 3 हम बात करेंगे इसमें हेलोबियल, हेलोबियल भ्रूणकोश या हेलोबियल एंडोस्पर्म। तो विकास के, जब भ्रूणकोश का विकास होता है तो 3 प्रकार के भ्रूणकोश बनते हैं, हेलोबियल एंडोस्पर्म। अब देखो सबसे पहले हम बात करें कोशिकीय भ्रूणकोश क्या है। तो सबसे पहले जो प्रोसेस हो गई थी कल, वो ये हो गई थी कि एम्ब्रियो सेक था, और उस एम्ब्रियो सेक के अंदर, ठीक है, माइक्रोपाइल वाले एंड की तरफ क्या बन चुका था? जाइगोट बन चुका था। क्या बन चुका था भाई? जाइगोट बन चुका था। ठीक है? और जो चैलेंजर एंड होता है उसकी तरफ क्या बन चुका है?
उसकी तरफ बन चुका है 3NPEN बन चुका है। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। माइक्रोपाइलर एंड की तरफ तो बन चुका था 2N जाइगोट, और चेलेजल एंड की ओर बन चुका था त्रिगुणित या ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बन चुका था। सबसे पहले हम बात करते हैं कोशिकीय भ्रूणपोष। कोशिकीय भ्रूणपोष क्या है, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले हम जो कोशिकीय भ्रूणपोष की बात कर रहे हैं, इसमें जो PEN वाला पार्ट है इसी की चर्चा करेंगे, इसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं, ध्यान रखना इस चीज का। देखो, जब कोशिकीय भ्रूणपोष की बात आती है, सेलुलर एंडोस्पर्म की बात आती है, तो सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि इसमें जो PEN होता है, ठीक है ना, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस क्या करता है, ट्रांसवर्स डिवीजन कर देता है। क्या करता है भैया, ट्रांसवर्स डिवीजन करता है, इस प्रकार से ट्रांसवर्स डिवीजन करता है, ठीक है। और ट्रांसवर्स डिवीजन करने के बाद में साथ ही इसमें जो केंद्रक बनते हैं, उन केंद्रकों के साथ साथ कोशिका द्रव्य का विभाजन भी हो जाता है। देखो, ध्यान रखना, कोशिका विभाजन जो होता है, सबसे पहले कोशिका विभाजन के अंतर्गत सेल डिवीजन आपने पढ़ रखा होगा, ठीक है। सेल डिवीजन के अंदर सबसे पहले किसका डिवीजन होता है, न्यूक्लियस डिवाइड होता है सबसे पहले, ठीक है, न्यूक्लियस डिवाइड होता है। और उसके उपरांत किसका डिवाइडेशन होता है, साइटोप्लाज्म का, साइटोप्लाज्म डिवाइडेशन होता है। तो ये ध्यान रखना है कि जैसे जैसे इसमें जो ट्रांसवर्स डिवीजन होते हैं, ट्रांसवर्स डिवीजन होते हैं, ठीक है, तो कोशिकाएं बनती जाती हैं, यानी न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, उसके साथ ही साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो गया, तो कोशिका भित्ति बन गई उसके चारों तरफ, ठीक है। तो इस प्रकार से हम बात करें कि जो सेल्यूलर डिवीजन होता है, सेल्यूलर एंडोस्पर्म जो होता है, उसमें आपको ध्यान क्या रखना है, उसमें ध्यान रखना है कि त्रिगुणित प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो होता है वो ट्रांसवर्स डिवीजन करता है, जिससे केंद्रक विभाजन के साथ साथ कोशिका द्रव्य का विभाजन होता रहता है, और कोशिका द्रव्य का विभाजन होता रहता है तो कोशिकाएं बनती रहती हैं। तो यहाँ जो बनने वाला जो भ्रूणपोष है, इसको हम बोल रहे हैं 2N जाइगोट, ठीक है। ये तो ऊपर वाला स्ट्रक्चर है ही, ठीक है ना। और ये जो स्ट्रक्चर मानी गई है, ये स्ट्रक्चर जो मानी गई है इसके अंदर, ये मानी गई है सेल्यूलर एंडोस्पर्म, सेल्यूलर एंडोस्पर्म। अब सेल्यूलर एंडोस्पर्म जो है, ठीक है ना, यानी केंद्रक विभाजन के साथ साथ कोशिका द्रव्य का विभाजन भी हो गया, तो कोशिका बनती गई, ठीक है ना। तो इसके केंद्र को चाहे तो कोशिका भित्ति बन गई है, तो ये सबसे पहले कोशिकाएं बन जाती हैं, ठीक है। तो ऐसा भ्रूणपोष जिसमें कोशिकाएं बनती हैं विभाजन के फलस्वरूप, क्या बनती हैं, कोशिकाएं, वो भ्रूणपोष कैसा होता है, कोशिकीय भ्रूणपोष होता है, सेल्यूलर एंडोस्पर्म होता है। और सेल्यूलर एंडोस्पर्म जो है, ये माना गया है कि जो वास्तविक भोज्य पदार्थ होता है, वास्तविक जो पोषक पदार्थ मान ले, ठीक है, वास्तविक भोज्य पदार्थ जो माना गया है वो किसको माना गया है भाई, सेल्यूलर एंडोस्पर्म को ही माना गया है, कोशिकीय भ्रूणपोष को ही माना जाता है, ठीक है। अब कोशिकीय भ्रूणपोष यानी कोशिकाएं बन गई इसमें भ्रूणपोष में। अब ये भ्रूणपोष क्या करेगा, भ्रूणीय परिवर्तन के दौरान इस जाइगोट को एम्ब्रियो डेवलपमेंट के दौरान क्या करेगा, मतलब जो न्यूट्रिशन है वो प्रोवाइड करवाएगा, ठीक है। अब देखो, इस प्रकार का भ्रूणपोष मिलता किसमें है, वास्तविक भ्रूणपोष यही होता है, ध्यान रखना, ठीक है ना। इसको यहां लिख देता हूं मैं कि जो कोशिकीय भ्रूणपोष होता है वो क्या होता है, वास्तविक भ्रूणपोष होता है, ये ध्यान रखना। अब ये वास्तविक भ्रूणपोष या कोशिकीय भ्रूणपोष पाया किसमें जाता है, तो ध्यान रखना, यहां लिख देता हूं मैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट लगा करके, कि जो सेल्यूलर एंडोस्पर्म होता है, सेल्यूलर एंडोस्पर्म, ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स क्या है, इसके एग्जाम्पल्स होते हैं गेमोपेटेली गण के सदस्य, गेमोपेटेली गण के पादप, ठीक है, आवर्तबीजी समूह के अंतर्गत, आवर्तबीजी समूह के अंतर्गत जो भी गेमोपेटेली गण के पादप आते हैं, ठीक है, वो सब पादप कैसे होते हैं,
सेलुलर एंडोस्पर्मिक प्लांट्स होते हैं सामान्यतः। इसके अलावा नेक्स्ट जो अपना आता है वो आता है न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, तो देखो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म की बात करें तो इसको थोड़ा सा इसमें दर्शा देते हैं। जैसे मान लो ये है, ठीक है भाई, एंडोस्पर्म प्राइमरी एंडोस्पर्म बन चुका है ये, ठीक है। इसी को देख लेते हैं इसी डायग्राम के साथ में। देखो इसमें सबसे पहले क्या होते हैं, इसमें सबसे पहले होते हैं एफ एंड डी। क्या होते हैं भाई, सबसे पहले इसमें एफ एंड डी होते हैं। और जब एफ एंड डी होते हैं ना तो सबसे पहले ध्यान रखना, ये तो बन गया है 2n जाइगोट, ये तो बना हुआ है, ठीक है। और इस एफ एंड डी का फुल फॉर्म होता है फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, यानी मुक्त केंद्रक विभाजन या मुक्त केंद्रकीय विभाजन। तो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन यानी ये जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस होता है ये क्या करता है भाई, ये सामान्यतः केंद्रक विभाजन करना शुरू कर देता है, ठीक है। क्या बन जाते हैं, सबसे पहले केंद्रक विभाजन बन जाते हैं, ये केंद्रक बन गए साहब, ठीक है। तो केंद्रक विभाजन बन चुके हैं, केंद्रकों के मतलब विभाजन के फलस्वरूप यहाँ पर केंद्रक बन चुके हैं सरल, ठीक है। यानी ये जो भ्रूणपोष होता है ये प्रारंभ में कैसा है, केंद्रकीय भ्रूणपोष। अब क्या होता है, इन केंद्रकों के चारों तरफ यानी प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो था उसने क्या किया, उसने एफ एंड डी किया। एफ एंड डी का फुल फॉर्म फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, मुक्त केंद्रकीय विभाजन। और जब ये मुक्त केंद्र तो केंद्रक बन चुके हैं बहुत सारे। अब क्या होता है, इन केंद्रकों के मध्य में एक बड़ी रिक्तिका बन जाती है, ठीक है। क्या बन जाती है, एक बड़ी रिक्तिका बन जाती है इस प्रकार से, ठीक है। और ये केंद्र जो होते हैं परिधि की तरफ आ जाते हैं। कहां जाते हैं अभी, परिधि की तरफ आ जाते हैं ये केंद्र। और परिधि की तरफ आने के बाद में इनके अंदर कोशिका द्रव्य का विभाजन भी हो जाता है। क्या हो जाता है, कोशिका द्रव्य का विभाजन भी हो जाता है, ठीक है। और कोशिका द्रव्य का विभाजन हो जाता है तो क्या बन जाती है, इसमें बन जाती है कोशिकाएं। क्या बन जाती है फिर, कोशिकाएं बन जाती है। यानी यह भ्रूणपोष जो होता है ये प्रारंभ में कैसा था, प्रारंभ में ये केंद्रकीय होता है, लेकिन कुछ देर बाद में ये किस बदल जाता है, वापस कोशिकीय भ्रूणपोष हो जाता है। तो ये ध्यान रखना आपको कि केंद्र के विभाजन जो होता है, केंद्र के भ्रूणपोष जो होता है वो भी किस में बदल जाता है, कोशिकीय भ्रूणपोष में, ठीक है। तो मतलब प्रारंभ में केंद्र की फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होते हैं तो केंद्र बन गए, बीच में वैक्यूल बन गई, उसके बाद में जो परिधि की तरफ केंद्र जमा हो गए तो वहां पर साइटोप्लाज्म का मतलब डिवीजन होने से इनके चारों तरफ कोशिका भित्ति बन जाती है। कोशिका भित्ति केंद्र के चारों तरफ बन चुकी है, इसका मतलब क्या हुआ कि कोशिकाएं बन चुकी हैं। यानी ये भ्रूणपोष प्रारंभ में केंद्रकीय था लेकिन अंत में कैसा हो जाता है, कोशिकीय भ्रूणपोष हो जाता है। और न्यूक्लियर जो एंडोस्पर्म पाया जाता है, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, अगर हम इसकी बात करें तो ये मिलता है न्यूक्लियर जो आवर्तबीजी पादपों में जो पॉलीपेटेली गण के सदस्य होते हैं, पॉलीपेटेली गण के सदस्य, उनके अंदर कैसा एंडोस्पर्म पाया जाता है, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म पाया जाता है। अगर मान लो आपसे पूछे कि सेल्यूलर एंडोस्पर्म तो गेमोपेटेली गण के सदस्यों में मिलता है, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म पॉलीपेटेली गण के सदस्यों में, जैसे एक बीजपत्री पादप है, ठीक है, उनके अंदर। और ये जो भ्रूणपोष है ये प्रारंभ में तो केंद्रकीय होता है लेकिन अंत में कैसा हो जाता है भाई, कोशिकीय भ्रूणपोष हो जाता है, ठीक है। वास्तविक भोज्य पदार्थ कोशिकीय भ्रूणपोष ही होता है, ध्यान रखना। अब इसका एक अपन देखें कि केंद्रकीय और कोशिकीय का कोई एक ऐसा उदाहरण जो सर्वविदित हो, जो सामान्यतः जानते हो लोग, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना, यहाँ लिख देता हूं मैं इसको, ठीक है। सेल डिवीजन के दौरान ये चीजें होती है, तो पहले की बातें हैं, 11th क्लास की है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसमें देखो ये जो केंद्रकीय भ्रूणपोष है न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, इसका जो सर्वविदित उदाहरण होता है वो है नारियल का पानी, नारियल का दूध या पानी, नारियल का दूध या पानी, ठीक है। तो नारियल का दूध या पानी जो होता है वो तो होता है न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। क्या होता है, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है। लेकिन जो नारियल की गिरी होती है
नारियल की गिरी, या यूं कहें अपन कच्चा नारियल जो हम खाते हैं, या जो पक्का नारियल जो जिसको हम बोलते हैं चिटकी बोलते हैं, वो जो नारियल की गिरी होती है वो होती है सेल्यूलर एंडोस्पर्म। क्या होता है वो? सेल्यूलर एंडोस्पर्म होता है। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कई बार कि नारियल का जो दूध या पानी है वो किसका उदाहरण माना गया है, तो वो माना गया है केंद्रकीय भ्रूणपोष का। जबकि नारियल की जो गिरी है वो किसका माना गया है? कोशिकीय भ्रूणपोष का। केंद्रकीय भ्रूणपोष वास्तविक भोज्य पदार्थ नहीं माना गया है, कोशिकीय भ्रूणपोष ही वास्तविक भोज्य पदार्थ माना गया है। तो ये दो थे, कोशिकीय और केंद्रकीय। कोशिकीय किसमें होता है? गेमोपेटेली में। केंद्र किसमें होता है? पॉलीपेटेली गण के सदस्यों के अंदर। ठीक है, किस प्रकार से होता है ये हम चर्चा कर चुके हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं हेलोबियल एंडोस्पर्म, तो देखो इसको एक बार मिटा लेते हैं। ठीक है, हेलोबियल एंडोस्पर्म जो होता है उसमें थोड़ा सा अंतर रहेगा। ठीक है, हेलोबियल एंडोस्पर्म के अंदर देखो, हेलोबियल एंडोस्पर्म जो होता है, पहली बात तो ध्यान रखना, हेलोबियल एंडोस्पर्म जो होता है ये एंजियोस्पर्म के हेलोबियल गण के अंदर मिलता है। एंजियोस्पर्म के हेलोबियल गण के जो पादप होते हैं, हेलोबियल जो ऑर्डर प्लांट्स होते हैं, ऑर्डर प्लांट्स हेलोबियल गण के जो पादप होते हैं, ठीक है, उनके अंदर मिलता है। देखो सबके एग्जांपल्स याद रखना, सेल्यूलर गेमोपेटेली गण के सदस्यों में, न्यूक्लियर पॉलीपेटेली गण के सदस्यों में, और हेलोबियल में। ठीक है ना। अगर हम बात करें कि एंजियोस्पर्म जो प्लांट्स होते हैं उनके हेलोबियल गण के जो पादप होते हैं उनके अंदर हेलोबियल भ्रूणपोष मिलता है। एक बात ये ध्यान रखनी है। दूसरी जो बात ध्यान रखने वाली है वो कौन सी है भाई? दूसरी जो बात है वो है कि हेलोबियल भ्रूणपोष जो होता है ये न्यूक्लियर तथा न्यूक्लियर प्लस सेल्यूलर, यानी इन दोनों का ही मिला जुला रूप है। इन दोनों का ही क्या है? मिला जुला रूप है। इसके अंदर जैसे बात है मतलब ट्रिप्लोइड जो पीईएन है, ठीक है, ये क्या करता है, ये दो सेल्स, यानी सबसे पहले इसमें ट्रांसवर्स डिवीजन हुआ, और ट्रांसवर्स डिवीजन हुआ, ठीक है, तो क्या बन गई? इसमें दो सेल बन चुकी हैं। ठीक है, ये जो सेल है माइक्रोपाइलर एंड की तरफ है। ठीक है, नीचे वाली जो सेल है वो क्या है? मतलब चेलेजल, यानी दो प्रकोष्ठ बन चुके हैं, इसमें दो चेंबर बन चुके हैं। इसको मैं बोल दूं कि माइक्रोपाइलर चेंबर, ये दो, और ये बन चुका है चेलेजल चेंबर। चेलेजल चेंबर बन चुका है। ठीक है, यानी पीईएन जो होता है उसमें क्या होता है? ट्रांसवर्स डिवीजन होता है, और ट्रांसवर्स डिवीजन होने से जो माइक्रोपाइलर यानी बीजांड द्वार वाले सिरे की तरफ होता है माइक्रोपाइलर चेंबर, बीजांड द्वारीय प्रकोष्ठ, और चेलेजल एंड की तरफ होता है चेलेजल चेंबर, निभागीय प्रकोष्ठ। ठीक है, अब क्या होता है इसमें देखो, जो चेलेजल चेंबर होता है, जो चेलेजल, इसके अंदर तो क्या होता है? इसके अंदर तो क्या होता है भाई? इसके अंदर सामान्यतः फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होते हैं, यानी एफ एंड डी होती है। इसमें क्या होती है? एफ एंड डी होती है। ठीक है ना, यानी चेलेजल एंड के अंदर क्या हो रहा है? यहां पर हो रहा है एफ एंड डी, यानी फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, मुक्त केंद्रकीय विभाजन होते हैं। लेकिन जो माइक्रोपाइलर चेंबर होता है उसके अंदर वही होंगे ट्रांसवर्स डिवीजन। इसके अंदर क्या होते हैं? ट्रांसवर्स डिवीजन। देखो इनको थोड़ा शो कर देते हैं इस प्रकार से, यानी चेलेजल चेंबर की तरफ तो क्या हो रहा है? एफ एंड डी, और माइक्रोपाइलर चेंबर की तरफ क्या हो रहा है? ट्रांसवर्स डिवीजन, टीडी। ठीक है, अब टीडी होने से क्या बनेगा? यहां पर केंद्रकों के, यानी केंद्र का विभाजन होगा, उसके साथ साथ कोशिका द्रव्य का विभाजन भी हो जाएगा। और कोशिका द्रव्य का विभाजन हो रहा है, इसका मतलब यहां पर क्या बन रहा है? कोशिकीय भ्रूणपोष बन रहा है। यहां पर क्या बन रहा है भाई? ये बन रहा है कोशिकीय भ्रूणपोष। तो माइक्रोपाइलर चेंबर की तरफ क्या बना है? माइक्रोपाइलर चेंबर की तरफ तो बना है सेल्यूलर एंडोस्पर्म, और जो चेलेजल चेंबर होता है उसके अंदर क्या बनता है? उसके अंदर बनता है न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। ठीक है, तो देखो हेलोबियल जो होता है, हेलोबियल एंडोस्पर्म, ये इन दोनों का ही मिश्रित रूप माना जाता है। यानी इसमें केंद्रकीय भ्रूणपोष और कोशिकीय भ्रूणपोष, इन दोनों के लक्षण पाए जाते हैं। ठीक है, सामान्यतः जो कोशिकीय भ्रूणपोष होता है वो माइक्रोपाइलर चेंबर के अंदर बनता है, और जो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है वो चेलेजल चेंबर की ओर बनता है।
ठीक है, यानी यहाँ पर प्री न्यूक्लियर डिवीजन होते हैं, जबकि ऊपर वाली जो सेल होती है जो मतलब बीजांड द्वार की तरफ है उसमें ट्रांसवर्स डिवीजन होते हैं। ठीक है, किसमें मिलता है? हेलोबियल गण के जो पादप होते हैं उनके अंदर मिलता है। अब अंत में क्या होगा? अंत में जो ये जो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है ये नष्ट हो जाता है और शेष क्या रहता है? इसमें जो शेष रहता है वो क्या रहता है भाई? वो कोशिकीय भ्रूणपोष ही शेष रहता है। अंत में क्या नष्ट हो गया? अंत में जो केंद्रकीय भ्रूणपोष है वो तो क्या हो जाता है भाई? नष्ट हो जाता है और शेष रहता है वो कौन सा रहता है? कोशिकीय भ्रूणपोष ही रहता है। ठीक है, तो शेष क्या रहता है अंत में? यानी सेल्यूलर। देखो प्रारंभ में हमने ये बात कर ली थी कि वास्तविक भोज्य पदार्थ क्या है? कोशिकीय भ्रूणपोष। ठीक है, फर्स्ट नंबर का। तो वास्तविक भोज्य पदार्थ यही बनना है, चाहे वो केंद्रकीय भ्रूणपोष हो चाहे वो हेलोबियल भ्रूणपोष हो। ठीक है, किस में यार किस प्रकार गण के पादपों के अंदर कौन सा जो एंडोस्पर्म में भ्रूणपोष है ये पाया जाता है, ये हमने इसमें चर्चा की है। अब बात करें अगर हम इसमें साथ ही कि जो भ्रूणपोष बनते हैं ये भ्रूणपोष ये क्यों बनते हैं, इनका क्या मेन फंक्शन क्या रहता है? हालांकि हम बात कर चुके हैं कि भ्रूणपोष जो होता है एक ऐसा ऊतक होता है जो भ्रूण को पोषण प्रदान करता है और भ्रूण को यानी भ्रूणीय परिवर्तन के दौरान भी और बीज के अंकुरण के दौरान भी क्या करेगा? ये पोषण प्रदान करेगा। अब देखो नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसकी जो मेन फंक्शंस हैं वो मेन फंक्शंस क्या होते हैं? तो हम यहां लिख देते हैं फंक्शंस ऑफ एंडोस्पर्म। फंक्शंस ऑफ एंडोस्पर्म। तो यहाँ पर मेन फंक्शन की बात करें, अगर हम भ्रूणपोष के कार्य की बात करें तो इसका जो मेन फंक्शन होता है भाई वो होता है, देखो एंडोस्पर्म जो होता है ना, एंडोस्पर्म उसके अंदर क्या होता है? उसके अंदर सामान्यतः कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है, प्रोटीन होता है और फैट होती है, वसा होती है, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट ये सब होते हैं। इसका मतलब ये जो है एक तरह से न्यूट्रिएंट टिश्यूज माना गया है, यानी एक पोषक ऊतक माना गया है। यानी भ्रूणपोष के अंदर पर्याप्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, ठीक है, वसा है, ये सब पाए जाते हैं और ये सब पाए जाते हैं। इसका मतलब ये क्या करता है? ये पोषक पदार्थ उपलब्ध करवाता रहता है भ्रूण को परिवर्तन के दौरान। इसके साथ ही देखो इसके अलावा देखो इसमें ये पोषक पदार्थ उपलब्ध करवाने के साथ साथ एक बीजपत्री जो पादप होते हैं, ठीक है, अगर हम बात करें मोनोकोट्स की बात करें तो मोनोकोट्स यानी एक बीजपत्री पादपों में भ्रूणपोष में एंडोस्पर्म के अंदर एंडोस्पर्म में क्या मिलते हैं? होस्ट्रा या चुस्कांग पाए जाते हैं। होस्ट्रा या चुस्कांग पाए जाते हैं। और होस्ट्रा या चुस्कांग का क्या काम होता है? भ्रूणपोष पे चुस्कांगो या होस्ट्रा का कार्य क्या होता है? होस्ट्रा इनका फंक्शन क्या होता है? तो इनका फंक्शन होता है भ्रूणपोष से पोषक पदार्थों को अवशोषित करना। इसके अलावा जो भ्रूणपोष है उसके बाहर की कोशिकाओं से भी पोषक पदार्थों को अवशोषित करना, ठीक है ना, यानी चूषण करना एक तरह से। तो चूषकांगों का काम होता है मतलब पोषक पदार्थों का अवशोषण करना। इसके अलावा एंडोस्पर्म जो होता है, भ्रूणपोष जो होता है, ये जब बीज का अंकुरण होता है और जब सीडलिंग बनता है यानी नवोद्भिद पादप बनता है तब उसको भी क्या करता है? ये पोषण पदार्थ उपलब्ध करवाता है और उसको भी ऊर्जा प्रदान कर रहा है। पोषक पदार्थ उपलब्ध करवाए क्या करेगा? उसको भी ऊर्जा प्रदान करता है। इसके अलावा ये मतलब बीजांकुरण के समय भी इसको लंबे समय तक जो बीज है, ठीक है, उसमें भ्रूण को बनाए रखता है, यानी भ्रूण को पोषण देने वाला प्रमुख घटक है ये, ठीक है। तो हम कहेंगे भी जब सीड जर्मिनेशन जब होता है, ठीक है, तो सीड जर्मिनेशन के दौरान ये एम्ब्रियो को क्या करता है? एम्ब्रियो को, ठीक है, पोषक पदार्थ उपलब्ध करवाता रहता है और उसको लंबे समय तक बीज में जीवित बनाए रखता है। किसको? एम्ब्रियो को पोषण उपलब्ध करवाता रहेगा
और उसको लंबे समय तक बीज के अंदर मतलब जीवित बना के रखेगा। तो ये इसके कुछ मेन फंक्शन थे। देखो, भ्रूण पोषण या भ्रूण पोष भ्रूण को पोषण प्रदान करता है क्योंकि इसके अंदर ऐसे घटक होते हैं। कुछ एक बीजपत्री पादपों के भ्रूणपोष में क्या मिलता है, खोसला या चुस्कान मिलते हैं, तो भ्रूणपोष के बाहर की कोशिकाओं से भी क्या करेंगे, पोषक पदार्थ उपलब्ध मतलब अवशोषित कर लेते हैं। साथ ही जो नवोद्भिद बनता है बीज अंकुरण के बाद में, तो उस नवोद्भिद को भी पोषक पदार्थ उपलब्ध करवाते हैं, मतलब ऊर्जा उपलब्ध करवाते हैं। इसके अलावा जो सीड जर्मिनेशन होता है, बीज का जब अंकुरण होता है, तब ये एम्ब्रियो को लंबे समय तक बीज के अंदर बनाए रखता है। ठीक है, तो ये सब इसके मेन फंक्शंस होते हैं। ठीक है, इसके साथ देखो यहाँ पर भ्रूणपोष के अकॉर्डिंग एक दो बात आती है। ठीक है, हालांकि 2023 का जो अपना बोर्ड पेपर था उसके अंदर पूछा भी गया था कि जो फंक्शंस देख लिए, फंक्शंस मिटा देता हूं मैं एक बार ये। ठीक है, देखो एंडोस्पर्म या भ्रूणपोष के आधार पर जो बीज हैं ये दो प्रकार के माने गए हैं। ठीक है, एंडोस्पर्म या भ्रूणपोष के आधार पर बीज जो होते हैं ये दो प्रकार के माने गए हैं। एक तो होते हैं भ्रूणपोषी बीज, भ्रूणपोषी बीज। ठीक है, एंडोस्पर्मिक सीड, एंडोस्पर्मिक सीड या इन्हीं को बोला जाता है एल्बुमिनस सीड। हालांकि ये प्रश्न सन 2023 बोर्ड पेपर के अंदर आया हुआ है। 2023 का जो बोर्ड एग्जाम पेपर लगा था बच्चों के बायो के अंदर, तो ये आया हुआ है कि एल्बुमिनस सीड और नॉन एल्बुमिनस सीड क्या होते हैं। तो देखो नाम देखो, भ्रूणपोष। ठीक है, यानी ऐसे बीज, ऐसे सीड्स, ठीक है, जिनके अंदर क्या मिलता है, जिनके अंदर एंडोस्पर्म होता है, एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है, वे सब क्या होते हैं, एंडोस्पर्मिक सीड होते हैं या एल्बुमिनस सीड होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो जो मोनोकोट्स माने गए हैं, कुछ मोनोकोट्स, ठीक है, जैसे कैस्टर हो गया। ठीक है, इसके अलावा मेज, ठीक है, व्हीट, ठीक है, यानी गेहूं, अरंडी और मक्का, ये मोनोकोट्स है जिनके अंदर क्या मिलता है, भ्रूणपोष पाया जाता है। ठीक है, तो इनको जिनमें भ्रूणपोष होता है ना, वो एंडोस्पर्मिक सीड होते हैं, एल्बुमिनस सीड बोलते हैं इनको। साथ ही अगर हम बात करें इसमें कि जो नंबर 2 है, अपना जो नंबर 2 है वो है अभ्रूणपोषी बीज। अभ्रूणपोषी बीज क्या होता है, तो नॉन एंडोस्पर्मिक या नॉन एल्बुमिनस सीड। ठीक है, तो इसमें समझ गए होंगे अब तक अब आप। ठीक है, ऐसे सीड्स जिसमें क्या हो, एंडोस्पर्म अब्सेंट होता है, एंडोस्पर्म क्या होता है, अब्सेंट होता है। जैसे अधिकांश जो डाइकोट्स माने गए हैं, ठीक है, अधिकांश जो डाइकोट्स माने गए हैं, जैसे ग्राम, चना, ठीक है, या पीनट, ठीक है, या इसके अलावा अपन कहेंगे भी जो भी डाइकोट्स हैं, द्विबीजपत्री पादप जो बीज होते हैं, उनके अंतर्गत ये नॉन एंडोस्पर्मिक या नॉन एल्बुमिनस सीड मान जाते हैं। इनके सीड्स के अंदर एंडोस्पर्म अब्सेंट होता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो आज हमने जिसके बारे में चर्चा की है, जो हमने मतलब बातें डिस्कस की हैं, एंडोस्पर्म और एंडोस्पर्म की जो टाइप्स हैं, मेन फंक्शंस क्या होते हैं एंडोस्पर्म के, और एंडोस्पर्म के बेसिस पर जो सीड हैं उनके टाइप्स देखे हैं। ठीक है, एंडोस्पर्म के टाइप्स देख लिए, सेलुलर, न्यूक्लियर और हेलोबियल। साथ ही एंडोस्पर्म के बेस पर जो सीड्स हैं उनके टाइप देखे हैं, एंडोस्पर्मिक सीड है या एल्बुमिनस सीड है, या फिर नॉन एंडोस्पर्मिक सीड है या नॉन एल्बुमिनस सीड्स हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम बात करेंगे आपसे कि जो डाइकोट्स होते हैं उनके अंदर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कैसे होता है, किस प्रकार से मतलब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है, इसने बताया था सबसे पहले। तब तक आपसे हम लेते हैं विदा।